2 बार करोगे तो बंद हो जाएगा। हो रहा है ना? स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। पुष्कर, तो हम लोगों को रोटेशन में थोड़ी सी अपनी जर्नी आगे बढ़ानी है, और ऑफलाइन क्लासेस आज नहीं हो पाई उसकी वजह थी कि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास ना होने की वजह पटेल नगर में यही थी कि मैं पूरी तरह से भीग चुका था और वापस फिर भीगने की प्रोबेबिलिटी थी। नाम बताओ। AA RNA। अच्छा, ये जो ब्लू टिक है, ये कौन है ये? वो भाई, तो एक्टर लिखा हुआ है, तो एक्टर बन जाओ तुम भी फिर। चलो, अरे बहुत सही। हाँ जी, देना, ऐसा लग रहा। रोटेशन लेक्चर 1 आरुण आपने देखा था या अटेंड किया था, पढ़ा है तुमने लेक्चर 1, जिसमें सेंटर ऑफ मास। यस सर, अटेंड किया था ऑनलाइन। हाँ, यस सर, आता मैंने। हाँ, सेंटर ऑफ मास और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन पे मैंने टॉपिक कराया था लेक्चर 1 में, ठीक है। टॉर्क भी यस मैंने सर, इंट्रोड्यूस कर दिया बताओ। था, आज टॉर्क से फिर से करूँगा मैं, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता ओके है सर। मैं फिर आपको दिखाता हूँ कहीं से। बट नेट तो चलेगा नहीं इसमें। ठीक है। टॉर्क कुछ सिस्टम ऐसा देखो, जैसे ये हमने अपने लाइफ में देखा होगा, इस तरह से घरों में भी, इसको क्या ही बोलते हैं, जब कोई नट बोल्ट खोलते हैं हम लोग, है ना, तो ये जो भी सेटअप आप देख रहे हो, ये जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टॉर्क। ये जैसे ये भाई साहब खोल रहे हैं, चल नहीं रहा है, नेट स्लो चल रहा है यार। ये तो टॉर्क आपका होता है फोर्स लगाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि आप फोर्स जो लगा रहे हो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा रहे हो, इसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये आपका फोर्स है, ये वाला जो हैंडल है वो फोर्स का है। ये स्क्रीन शॉट यहाँ से पता नहीं कैसे होगा ये, एनीवे देखने की कोशिश करना आप लोग। कहाँ चला गया? तो यहाँ पे देखो, ये जो लीवर है जिसपे हाथ से फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, ये जो आपका नट बोल्ट है, नट सेट पे लगाया जा रहा है, तो ये आपका जो फोर्स लग रहा है वो टॉर्क है। क्या है? टॉर्क है। तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप डायग्राम 2 देखो, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप 1 फीट पे फोर्स लगाओगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी नट खोलने के लिए, एज़ कम्पेयर टू 2 फीट पे अगर आप हाथ लगा के खोलते हो तो इसलिए खुल जाएगा। और कौन आ रहा है? और तो कोई आया नहीं। तो हेडिंग है हमारा, सेकंड हेडिंग है आज का, मतलब फर्स्ट हेडिंग आज का है, तो डेट, वो यार पेन, डेट है आज 3 सितंबर। टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। क्या होता है टॉर्क, मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क होता है बेटा, मान लीजिए कोई एक लाइन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये आप परपेंडिकुलर फोर्स जो लगा रहे हो किसी डिस्टेंस पे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। आपके घरों में जो दरवाज़ा होता है, डोर होती है, डोर, यहाँ पे हिंज लगी होती है और उसका यहाँ पर हैंडल होता है, डोर हैंडल। तो हिंज से डोर हैंडल की जो दूरी है इसको आर बोला गया, और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया टू ओपन द डोर, ये आपने क्या बताया, क्या किया? टॉर्क किया। क्या किया? या टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो टॉर्क क्या होता है, फिर से देख लो, कुछ ऐसा सेटअप दिखता है।
टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैकेनिक भैया भी टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, कि इंजन को खोल रहे हैं, तो टॉर्क जो है एक तरह का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता है। ठीक है, उम्मीद है आपको टॉर्क हल्का फुल्का समझ आएगा, टॉर्क क्या चीज़ है। ठीक है, टॉर्क, सो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, इसके डिफिनेशन की बात करें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें लिखिएगा द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी बताया, आपने एग्जांपल देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास ये डिवाइस था जिससे आप वो नट खोल रहे थे। अगर आप यहाँ से फोर्स लगाओगे और एक व्यक्ति यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए 1 फीट है और ये डिस्टेंस है 2 फीट, तो 2 फीट पे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 1 फीट। ठीक है, तो टॉर्क जो है दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड of the force, and second, perpendicular distance, perpendicular distance, perpendicular distance, second, the perpendicular distance of the line of action of the force from the एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं? जैसे अगर ये यहाँ पर एक एक्सिस बना दें तो ये जो नट है वो इस एक्सिस, या जो हमारा जो रिंच है, इसको हम लोग हमारे भाषा में रिंच बोलते हैं। तुम लोग क्या बोलते हो दिल्ली वाले इसको, इस डिवाइस को? पाना, महाराष्ट्र में पाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं अरुण, क्या बोलते हैं इसको? मैं यहाँ पे डायग्राम लगा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ये जो डिवाइस है आप लोग अपने शब्दों में क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हैं? नट बोल्ट ही बोलते हैं ना सर इसको। नट बोल्ट तो वो हो गया जिस ओपन जिससे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नट बोल्ट तो सब पता है, जिसको ओपन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये जो लगाया गया है हमारे यहाँ तो पाना, रिंच ऐसे बोला जाता है। आप लोग क्या बोलते हो? पता नहीं। हाँ, नट बोल्ट तो पता है, ये रहा नट और इस पर ये लग रहा है ना, ये कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, जो यूज एच शेप का होता है ये, है ना। तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पे ये रोटेट कर रहा है, जिस पे ये रोटेट कर रहा है उसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको और कैसे समझ सकते हैं? झूला समझ लो, मेले का जो झूला होता है, तो मेले के झूले में कुछ ऐसा बना है, मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके चारों तरफ ऐसे झूला बना है, सीट बनी है ऐसे। ठीक है, एक झूला ले लेते हैं। हाँ, सर वो सेकंड में क्या लिखा था सर? सेकंड में लिखा था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे सिंपल से झूला है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये इसके चारों तरफ, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ये एक्सिस यहाँ से यहाँ से जो ये जो हमारा ए बी है, इससे ये आर डिस्टेंस पे है, एफ फोर्स लगेगा इसको घुमाने के लिए, एफ फोर्स लगेगा इसको घुमाने के लिए, तो इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए बी को बोला गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपका आर जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो क्वांटिटी जनरेट हुई उसको बोला गया टॉर्क। क्या बोला गया? टॉर्क। ओके, टॉर्क का डायमेंशन भी आप लिख सकते हो। टॉर्क का डायमेंशन कैसे लिखोगे? आपके पास फोर्स का डायमेंशन है इनटू डिस्टेंस का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml1t-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन l, तो ये बन गया आपका ml2t-2। ठीक है, यूनिट की बात करें, टॉर्क की यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर।
क्योंकि फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया। ठीक है, अभी हम लोग पार्क में जाते हैं घूमने, तो वहाँ पर एक झूला रखा होता है, शीशा बोलते हैं ना इसको, एक तरफ बैठते हैं दूसरा उड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, शीशा। तो झूला एक बना होता है ऐसे, यहाँ पे ऐसे लगा होता है, और एक लोग यहाँ बैठते हैं और एक लोग यहाँ बैठते हैं, है ना। तो ये नीचे जाता है तो फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है ना। मान लो कुछ ऐसे ही सेटअप कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है अगला, रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। टॉपिक का नाम है हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड दी। पिछले 3 दिन से पता लगातार भीग रहा हूँ, और उसकी प्रॉब्लम ये है कि बीमार पड़ने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा मेरे को महसूस हो रही है। पूरा भीग के आया हूँ मैं। अच्छा, हर रोज़ मैं रेनकोट लेके चलता हूँ, आज रेनकोट लेके नहीं चला। और आज क्या हुआ, मैं भीगता नहीं, एकदम रुक गया था बारिश, तो फिर मैं निकला इंद्रपुरी वाले रोड पे। मैंने कहा चलो ठीक है, 2 मिनट लगेगा पहुँच जाऊँगा। रेड लाइट आ गई, रुक गया मैं, अब पीछे गाड़ी आगे गाड़ी, और 2 मिनट में बारिश हुई है और उतने में भीग गया मैं। मैंने कहा वापस घर भी नहीं जा सकता, रमेश नगर रहता हूँ ना, दूर है मेरा। रमेश नगर गया तो फिर नहीं आ पाऊँगा क्लास लेने, फिर तो गया, फिर मन नहीं हो, फिर आ ही नहीं पाऊँगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है मैं बताता हूँ क्या होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है मैं समझाता हूँ बेटा। मैंने एक रॉड लिया बड़ी सी ऐसे, और इसके सेंटर में जहाँ पे भी हो सेंटर ऑफ मास, वहाँ पर एक ऐसे छोटा सा हिंज लगा दिया। एक लोड, एक वेट मैंने यहाँ पर हैंग किया, लेट से कुछ भी है, उसका है F1 फोर्स लगाना है इस पर, दैट इज M1G, और एक लोड यहाँ लगा दिया F2 दैट इज M2G। ये आपका वेट 1 और ये आपका वेट 2। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है भाई साहब, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है, ये D1 D2 डिस्टेंस है इस पॉइंट से, O पॉइंट से। अब देखो यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ एक फोर्स लगा, तो इस पर टॉर्क लगेगा इस वाले हिस्से पे, ग्रीन वाले पे। भाई नीचे की तरफ टॉर्क जाएगा ना, ग्रीन वाला पार्ट टॉर्क नीचे की तरफ जाएगा, और ब्लू वाला पार्ट, मान लो सॉरी ये यहाँ गलत बन गया, ब्लू वाला इधर लगेगा। अब ध्यान से देखो, ग्रीन वाला OA आर्म को घुमाएगा इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, और रेड और ब्लू वाला जो है इसको ऐसे घुमाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा क्लॉकवाइज। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, समझिएगा यहां पे लिख रहा हूं एक लाइन, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाए क्लॉकवाइज टॉर्क से के बराबर, ये पूरा का पूरा सिस्टम जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, मतलब ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी वर्डिंग लिख देता हूँ, यहाँ पे पूछता है डिफाइन करके, तो टॉपिक वर्डिंग लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट व्हेन अ बॉडी is in rotational equilibrium, the sum of the clockwise movement about any point is equal to the sum of the anti-clockwise movement about that point, or the algebraic sum of movements about any point is 0। मूवमेंट का मतलब होता है टॉर्क। मेरी बात समझना, ये जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है ना मूवमेंट, इसका मतलब होता है टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर बराबर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, किसमें है, रोटेशनल
इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे है। और ये जब पेयर ऑफ फोर्स लगता है इसको हम लोग कपल भी बोलते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है पेयर ऑफ, इसी को हम लोग कपल भी बोलते हैं। कपल का मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए लेट्स से ये सिस्टम ऑफ बॉडी है। अब एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है F और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है F। ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, है ना। ये पूरा सिस्टम क्या होगा, घूम जाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। मतलब दो इक्वल फोर्स लगना ताकि पूरा सिस्टम रोटेट हो जाए, चरखी जैसे घूमती है रोटेट हो जाए, इसको मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। इज इट क्लियर? नैन्सी, यहाँ तक मेरी आवाज़ समझ आ रही है? बच्चों ऑफलाइन क्लास इसलिए नहीं हो पाई कि मैं आपको सही बताऊँ, मैं बहुत बुरी तरह से भीग गया था और बड़ी मुश्किल से किसी तरह से टी शर्ट का इंतजाम तो हो गया। तो फिर क्लास लेता, फिर बारिश हो रही थी, फिर ट्रैफिक फंसता, फिर भीग जाता। तो अगर मैं बीमार पड़ जाता तो आने वाली क्लासेस बड़ी कैंसिल हो जाती, क्योंकि वो एक समस्या महसूस हो रही है मुझे भी। मीत, हाउ आर यू मीत? इसलिए ऑनलाइन रखना पड़ा। नैन्सी, मेरी आवाज़ आ रही है तुमको? यस सर, आ रही है। अच्छा, हमने ना वर्क डन पढ़ा था। वर्क डन होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू। अच्छा मेरी बात समझना, जब ये रोटेशनल मोशन हो रहा है, ऐसे समझ लो मेरी बात, एक सेटअप रेडी कर रहा हूँ मैं। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है, मान लो मास m1। अभी फ़िलहाल वो यहाँ पर है। जब ये रोटेट करेगा मेरा प्लेट, तो ये मास यहाँ चला जाएगा, कुछ समय के बाद मास मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मास तो वहीं पर रहेगा, एक्सिस के रिस्पेक्ट में अपने बार बार पोजीशन चेंज कर रहा है। एक और डायग्राम बनाते हैं अच्छे से, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए बी इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी फिलहाल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है m1। जब ये प्लेट रोटेट करेगी तो m1 का लोकेशन यहाँ पर आ जाएगा, रहेगा वो प्लेट पे ही रहेगा। मेरी बात समझो, प्लेट कहीं नहीं जा रहा है, अरे मास कहीं नहीं जा रहा है, प्लेट चेंज हो रही है, प्लेट घूम रहा है, लेकिन एक्सिस के साथ इसका एंगल तो चेंज हो रहा है ना, बार बार एंगल चेंज हो रहा है। तो जब एंगल चेंज हो रहा है हम उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर थीटा चेंज हो रहा है तो वर्क डन तो होगा। देखो हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो लीनियर में पढ़ा है ना हमने। लेकिन अगर बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे, ये बॉडी घूम के यहाँ पर आ जाए, थोड़े समय के बाद यहाँ चली आएगी, तो हर बार क्या हो रहा है, ये प्लेट जो है वो चेंज हो रही है अपनी पोजीशन एक्सिस के साथ। और एक्सिस के साथ जब चेंज हो रही है तो उसका एंगल भी चेंज हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ये जो थीटा चेंज हो रहा है बार बार, थीटा जो चेंज हो रहा है, चेंज इन थीटा आपको वर्क डन देगा। क्या देगा? वर्क डन। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स की जगह पर टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा। ठीक है, अब मैंने कहा सर थीटा 1 से थीटा 2 तक चेंज हुआ, तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर देता हूँ सर, थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। टॉपिक है वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क। मैं कोशिश करता हूँ ये डायग्राम थोड़ा सा लगा दूँ, थोड़ा और अच्छा होगा समझाना, क्योंकि यहाँ पे इसको बना पाना डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, फ़ोटो, ये फ़ोटो लगाना चाह रहा हूँ, यूज़ इट। ये फ़ोटो लगाना है मेरे को, ये वाला। देखो ये क्या समझाना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में पार्टिकल P पॉइंट पे था, थोड़ा और आगे पहुंचा Q पॉइंट पे, तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स लग रहा है। तो ये जो चेंज इन एंगल है थीटा, ये आपको क्या देगा? वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। तो वर्क डन आपका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी थीटा। क्या? डी थीटा। कहाँ से? एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो ये आपको वर्क डन का इक्वेशन मिल जाएगा। पक्की बात है? ठीक है, ये हो गया वर्क डन। पावर की बात करें, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क का, देखिए इसका हम आपको समझा देते हैं। देखिए पावर होता है बेटा dw अपॉन dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और dw मतलब वर्क डन। अभी थोड़ी देर पहले सर आपने वर्क डन का कुछ एक्सप्रेशन बताया था, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू
तो टाउ इंटू डी थीटा आप अगर वर्क डन लिखते हो तो डी थीटा बाई डी टी ये आपका होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका पावर का रिलेशन आ गया, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे टाउ है टॉर्क और ओमेगा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। ये तो बारिश ऐसा हो गया कि ऐसा इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मौसम नहीं देखा था मैंने, लास्ट ईयर भी नहीं देखा था कि कॉन्टिन्यूसली बंद ही नहीं हो रहा है। और ऐसी बारिश हो रही है कि जैसे तुम्हें लगेगा ना यार तो स्लो हो गए, चलो निकल लेते हैं। तुम यहाँ से करोल बाग पहुँचोगे मेट्रो स्टेशन, तब तक तेज हो जाएगी, तब तक तुम भीग चुके होगे। और आज मेरे साथ यही हुआ। मेरे को विकास सर ने कहा कि 3 बजे बारिश होगी, सोच समझ के निकलना। मैंने कहा यार धूप है मेरे यहाँ तो मेरे घर में, और सच में धूप था, रमेश नगर में धूप थी। तो मैंने कहा आज बारिश नहीं होगी, मैं तब तक तो पहुँच ही जाऊँगा। मैं थोड़ा लेट उठा था, मैं जल्दी जल्दी क्लास लेके निकल गया और ध्यान नहीं दिया कि रेनकोट लेना है, मैंने रखा नहीं। तो एक क्लास हो चुकी थी मेरी, दूसरी क्लास थी, दूसरी क्लास के लिए निकला था, उसके लिए वो क्लास नहीं हो पाई मेरी, कैंसिल हो गई क्योंकि मैं पहुँच ही नहीं पाया टाइम से। फिर मैंने कहा चलो वो क्लास नहीं हो पा रही तो सेंटर पहुँच जाता हूँ। सेंटर पहुँचा तो भीग गया। बड़ी समस्या है यार ये सब। अच्छा, बरसात मेरे को पर्सनली लेवल पे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई हेट ये जो भी सीजन होता है, क्योंकि मेरे सेहत के लिए नहीं सही रहती, मेरे को बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चे, आपने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये पढ़ के बैठा हम लोग। ऐसे ही अरे सॉरी लीनियर मोमेंटम, क्या बोल रहा हूँ मैं, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, इसको एल से रिप्रेजेंट करता है। ये होता है बेटा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे सारे डिस्टेंस जो हो वो परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पार्टिकल कितनी दूर पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना है तो एक छोटा सा वो ले लो, अपने हाथ में कार्डबोर्ड ले लो, उसमें बीच में छेद कर दो, उसमें आप क्या करो, पेन घुसा दो और गोल गोल घुमा दो। जो पेन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? अगर आपको समझना है एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कहते हैं, तो एक पतला सा वो ले लो, कार्डबोर्ड ले लो, इसमें बीच में होल कर दो, उसमें पेन घुसा दो, इसको जब घुमाओगे तो ये पेन के अलॉन्ग घूमेगा ना, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे फोर्स जो मान लो यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है कोई m, तो ये जो फोर्स, ये जो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं r, और ये होता है l, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है आपका लीनियर मोमेंटम इनटू r या d जैसे लिखना चाहते हो। तो क्या होता है, मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट, कितने लोग सेंटर पहुंच गए थे पटेल नगर सेंटर पे, इसलिए मैंने क्लास डिले डाली कि वापस भी घर जा सकें। अरुण पहुंच गए थे तुम सेंटर, या मैसेज उससे पहले देख लिए थे? निकलने वाला था सर। निकलने वाले थे। नैन्सी तुम? सर नहीं निकली थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही थी करोल बाग में, तो मैं पक्का भीग जाता वापस, और मैं अगर किसी ओला से निकलता तो पहुँच नहीं पाता। मैंने कहा ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, क्लास होना ज़रूरी है क्योंकि मिड टर्म है, इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्लासेस को। बाकी बार जो डाउट होगा डाउट क्लास लगा दूंगा, उसमें ये सारे जो भी ऑनलाइन क्लासेस के डाउट होंगे वो हम कवर कर लेंगे अबाउट दैट एक्सिस। ये इसका डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का। फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। linear momentum into perpendicular distance।
नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं, अच्छा इसमें कंडीशन देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है P इंटू डी। इसका वेक्टर फॉर्म जब आप लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा डी पहले आएगा, डिस्टेंस पहले आएगा, क्रॉस पी, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा कि डी यानी डिस्टेंस पहले आएगा और पी बाद में आएगा, और आप आर से पी की तरफ जाते हो तो राइट हैंड थंब रूल जब यूज़ करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल मैं आपको समझाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से। राइट हैंड थंब रूल कुछ ऐसा होता है, इसमें हम लोग अपने फिंगर को क्लोज करते हैं एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, और आपका जो थंब है वो आपको डायरेक्शन देता है। तो हम अपने फिंगर को, ये जो हथेली नीचे वाला पार्ट है, उसको हम रखेंगे आर वेक्टर पे और उंगलियों को क्लोज करेंगे लीनियर मोमेंटम की तरफ। किसका? लीनियर। तो जो आपको थंब है वो डायरेक्शन देगा किसका? एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर, तो आप अपने उंगलियों को रखेंगे आर पे और आर से पी की तरफ जाएंगे, तो आपको रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको दिस वे, दैट इज एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। अगर आप पी से आर की तरफ आ रहे हैं, अगर आप पी से आर की तरफ आ रहे हैं, अरे चार्ज नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो। पी से आर की तरफ आ रहे हैं तो आपको बिलो द प्लेन मिलेगा, ठीक है, बिलो द प्लेन मिलेगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसका भी मैं डायग्राम लगा देता हूँ बुक से, तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अभी मैंने कैमरा कहाँ से लिया था? यहाँ से लिया था। हाँ, टेक अ फोटो। दैट इज फिगर नंबर 7.29, फिगर नंबर 7.29, ये वाला आपके बुक में है। ये आपको राइट हैंड थंब रूल समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिगर नंबर 7.29। ये पेंसिल नहीं चार्ज था यार, चालू भी है, समझ भी नहीं आता कौन सा स्विच चालू है कौन सा नहीं चालू है। इसमें कंडीशंस आप ले सकते हैं, थीटा 0 डिग्री तो आपको एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा, थीटा 90 डिग्री साइन 91 होता है तो आपको एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज आर पी। इसके बाद आपके बुक में लिखा है 7.16, दैट इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, बताते हैं ये भी। जस्ट वेट 2 मिनट, तब तक आप इसको रिवाइज करिए अपने बुक में। सब लोग ऐसा लोग बुक लेके बैठो ताकि आप तुरंत वहाँ पर मार्क कर सको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं साथ के साथ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब भी हमारी नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास होगी तो मेक श्योर आप देख के रखिए, ताकि जो है हम इसके आगे से पढ़ाएं, ना कि वापस वापस आप फिर से पढ़ाओ, तो उससे क्या होगा, सिलेबस कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। एक इंसान अपने सेल्फिश के लिए बोल देगा नहीं मेरे को नहीं समझ आया फिर से पढ़ाओ, मैं नहीं आया था, इसकी वजह से पूरी क्लास फिर सफ़र होती है। ऐसा हुआ है, होता है मेरे साथ। मान लो 12-15 बच्चे क्लास में हैं, अब ऑनलाइन 10 बच्चे देख लिए, 2 बच्चे नहीं देखे, बोले सर हम तो देखे ही नहीं था, मैं नहीं समझ आया फिर से कराओ, तो जो 10 बच्चे देख के आए उनको बुरा लगता है। तो कल मानसरोवर में यही हुआ, मानसरोवर में बोल के गया था कि तुम एक लेक्चर देख के आना, 2 बच्चे आए थे, 2-3 आए थे, कुछ नहीं आए थे, लेक्चर 1 ये मोशन रोटेशन का, कह रहे हमने नहीं देखा। मैं क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? तो कह रहे सर टाइम नहीं मिला। तो मैं बनेगा, फिर मैंने इस आगे से पढ़ाया, वो टॉपिक ही छोड़ दिया, मैंने कहा देख के आना, डाउट ले लेना मेरे से।
क्योंकि हैबिट डेवलप हो जाती है ना, तो फिर वो बैकलॉग बनता जाएगा और सिलेबस इतना पीछे हो जाएगा कि फिर मेरे को भी पैनिक होगा कि फिर कैसे कराएं कैसे कराएं। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें करनी पड़ती हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, 7.16 टॉपिक नंबर 7.16 क्या लिखा हुआ देखिए। that is relation between torque and angular momentum L। इनका रिलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने ये रिलेशन पढ़ा था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। डेरिवेटिव फोर्स जो होता है वो डेरिवेटिव होता है लीनियर मोमेंटम का। तो फोर्स जैसा टॉर्क है रोटेशन में, और डीपी की जगह पर एल लिख देना, तो ये रिलेशन हमें डेवलप करना है। ठीक है, एल यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम। क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये हमने पढ़ा किसमें, फोर्स चैप्टर में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है इसको। तो चलिए छोटा सा रिलेशन है डेवलप, 3 लाइन का डेरिवेशन है, कर लेते हैं। देखिए डेरिवेशन, देखिए एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी सॉरी। हम कहेंगे टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डी एल बाई डी टी हमने इधर भी किया और इस तरफ भी किया, डी आर इंटू डी पी। अब यहाँ पर बेटा हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, यानी चेन रूल। फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने मान लिया सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, देखिए डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर को छोड़ दिया हमने, डी पी बाई डी टी को किया। अब डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, क्या होता है, ठीक है, डी आर बाई डी टी आपका वेलोसिटी होता है, इन टू पी प्लस आर डी पी बाई डी टी, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अच्छा P क्या होता है, P होता है मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम तो यही होता है, तो V इंटू एम इंटू वी लिख दिया हमने। भाई मास तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इंटू डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी क्या होता है सर, डी पी बाई डी टी फोर्स होता है, तो हमने लिखा सर आर क्रॉस फोर्स। अब बहुत प्यार समझना, एम को बाहर ले रहा हूँ, वी क्रॉस वी कर दिया मैंने। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो वो ज़ीरो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया, आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ क्या होता है बेटा, टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। तो यही तो चल रहा था हमारा, डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। ये छोटा सा डेरिवेशन है किसका, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छे से देख लो, बुक से भी देख लेना, ट्राई भी कर लो। मैं जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है उतना ही टॉपिक पढ़ना है फिल्टर करके।
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। अब देखो छोटे छोटे ना एग्जाम्पल्स हैं, मैं फोटो लगा देता हूँ ताकि आपको समझ, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17 लगा देता हूँ मैं। टेक अ फोटो, बहुत इजी है, वी विल ट्राई दिस टू एग्जाम्पल 16 एंड 17। अब भी पढ़िएगा एक बार, फॉर्मूला बेस है। सुना भी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, समझ आ रहा है आप थोड़ा बहुत? ये लाइव तो चल रहा है ना मेरा, ऐसा तो नहीं बंद हो गया बच्चे? ओ सुना भी तो है ही नहीं इसमें। ओके, देखा, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट द ओरिजिन विच एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस वन। तो आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। फोर्स गिवन है और पोजीशन वेक्टर मतलब आर गिवन है। तो सिंपल आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया था मोशन इन अ प्लेन में। ट्राई करो, इसको एक्सपेंड करो, या तो सीधा आंसर लिख दिया, इसको एक्सपेंड करो, कैसे होगा। सभी लोग सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी में, ये कहाँ कैसे ये आंसर आया। हुआ तुम्हारा मैच हुआ? तुमने एक्सपेंड ही नहीं किया ढंग से। हाँ ठीक है, देखो मैं करता हूँ, चलो पेन चार्ज हो गया होगा मेरा काम भर का, देखो मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ देखो, बहुत आसान सा एकदम हलवा सवाल है। टॉर्क निकालना है, अरे मेरे भाई सिलेक्ट हो जाओ, टॉर्क निकालना है आर क्रॉस एफ, है ना। तो आई जे के 1 1 -1 7 -3 -5, यही ना। तो देखो पहले यहाँ पे लिख लेना प्लस माइनस प्लस, तो पहले हम लिख लेंगे आई, फिर 2 लाइन ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस जे, ऐसे 2 लाइन लिख लेंगे, फिर प्लस के। अब क्या करेंगे सुनिए, जब हम आई की एंट्री करेंगे तो आई का रो और आई का कॉलम छुपा देंगे, ये तो करते थे। तो हम लिखा हमने 1 3 -1 -5। जब जे की बारी आएगी तो जे का रो और जे का कॉलम छुपा देंगे, है ना। जे का रो और जे का कॉलम छुपा देंगे, तो जे का रो और जे का कॉलम छुपा दिया हमने। तो हमने क्या लिखा सर,
1 7 माइनस 1 5। सिमिलरली गोज टू के का रो एंड के का कॉलम छुपा देंगे तो ये मिलेगा 1 7 1 माइनस 3। अब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये 5 है, ठीक है। तो आपका होगा आई ब्रैकेट माइनस 5, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 - 1 +3, और फॉर्मूले में -3 आता है। फिर जे की बारी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -7 आएगा ऊपर जाएंगे तो, और फिर माइनस भी तो पहले से अवेलेबल है फॉर्मूले में, तो ये +7 हो जाएगा। के की बारी, 1 से 3 करेंगे -3, फिर 7 से 1 करेंगे -7, तो हो जाएगा आपका -8 आई कैप, 7 और 5 कितना होता है 12, -12 जे कैप, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आना चाहिए। तो फिर मल्टीप्लाई में, तो फिर यहाँ पे साइन देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 5 -7 1 7 और -1 और 5 है ना। अच्छा हाँ, जे में थोड़ा ध्यान दो, यहाँ माइनस में है क्या, हम लोग एक सेकंड, जे की एंट्री में जे का रो छुप गया, जे का कॉलम छुप गया, तो 1 7 -1 -5 ये हो जाएगा -5। तो जैसे करेंगे माइनस, तो अंदर आ जाएगा 2, इसको अब बाहर आएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा -10, ठीक है। बस यही टॉर्क का आंसर है। ठीक है, ओके 17 अच्छा सवाल है, अभी के लिए होल्ड, क्योंकि टेक टाइम टू सॉल्व, और इसको मैं ऑफलाइन में कराऊंगा सभी बच्चों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही आया था फेथ एकेडमी में, पेपर में आया था, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैं समझा दूंगा, ये बहुत लेंथी सवाल है, ये टेक टाइम, और इसको बिना उससे समझे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सर इस चैप्टर की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ, उससे पहले एक चीज़ समझिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है। देखिए एक टॉपिक है आपके बुक में, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटा कि जो नेट फोर्स बॉडी पे लगे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपके पोजीशन ना चेंज हो, आप अपनी लोकेशन ना चेंज करिए, मतलब आप बेसिकली आप रोटेट ना करिए। जैसे मैं बताऊं, जब आप झूले पे घूमते हो तो झूला बहुत तेज मूव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ फेंकाती है या अंदर की तरफ, आप बैलेंस करते हो कि बाहर ना गिरो, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इसमें कई सारे इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में, अरे मतलब वर्ड दिया हुआ है, और हमें मेनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, डिफाइन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डिफाइन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक आप खा लो, एक आयुष को दे दो। भाई साहब बच्चे निकले नहीं थे, अच्छी बात थी, घर पे थे। कैंसिल हो गया, उन्होंने तो दादा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टॉर्क ड्यू टू all the force acting on the body about any point must be zero। must be मतलब, अगर कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए फिर से ये सिस्टम ऑफ बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे बहुत सारे मासेस है, m1 m2
mn, तो सब पे टॉर्क लगेगा, सब पे टॉर्क लगेगा, है ना। और इनका सम, मतलब ये बॉडी तो रोटेट कर रही है, ऐसा नहीं कि ये प्लेट तो रोटेट कर रही है, देखो ओमेगा से, लेकिन बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, वहीं पे बैठी हुई है, ऑब्जेक्ट वहीं पे बैठा हुआ है या वहीं पे रखा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब आते हैं सर इस चैप्टर का। इस चैप्टर में देखो, जब भी मैंने स्टार्ट किया था बताया था, इस चैप्टर का एक ही टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं कहता हूँ बार बार आता भी है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आना तय है। अच्छी बात यह है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सीधे फॉर्मूला है, तो बड़ी अच्छी बात है। क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं समझाता हूँ पहले। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वर्ड पे गौर करो, इनर्शिया, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन, और मूवमेंट का मतलब टॉर्क, है ना। यानी कि हम ये कह दें कि रोटेशनल में जो टॉर्क है, रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है, आपकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करे लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, द प्रॉपर्टी, इन दोनों को मिक्स करके आंसर डिफिनेशन बनेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it opposes the torque tending to change its state of rest or of uniform rotational about an axis is called rotational equilibrium या moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia, moment of inertia। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पे डिपेंड करता है? बार बार मैं इसको एग्जांपल देता हूँ कि जो मेले का झूला है ना, वैसे ही अज्यूम करो अपने आप को। तो मैंने एक ये सिस्टम ऑफ बॉडी बना लिया जिसपे बहुत ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बहुत सारे बॉडी हैं। यहाँ पर बॉडी M1 है, ये बॉडी M2 है, ये बॉडी M3 है, और ये बॉडी Mn है। इसका डिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, R3 है, और ये Rn है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mr², मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ रोटेशन। तो देखिए, एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पूरे सिस्टम पे जो आपने बनाया है सिस्टम, ये जो रोटेट करेगा ये, इस पे कितने मासेज हैं, एक झूले पे कितने लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस झूला कितना बड़ा या छोटा है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितनी दूर और कितने पास हो, इस बातों पे डिस्ट्रीब्यूट, इस पे जो है डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड
टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। फैक्टर ऑन विच मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड। पहला, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मतलब ये पूरी बॉडी 1 2 3 4 जितने भी हैं उनके मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका मास कितना है। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, छोटा बॉडी बड़ा बॉडी। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे हैं, पास पास में हैं, दूर दूर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट the axis of rotation, about the axis of rotation, about the axis of rotation। साथ ही साथ ये कहाँ पे रख, कितनी दूरी पे हैं, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पे डिपेंड करता है। तो जितना दूर रहोगे उतना आपको ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सर्ट करना पड़ेगा या फील होगा थ्रू चेंज द मोशन। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, थर्ड पॉइंट, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन with respect the body, with respect the body। ये है आपकी छोटी सी कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही सबसे ट्रिकी चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पर एनिमेशन से दिखा पाऊँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं किसको है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। विकिपीडिया खोल गया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के निकालने हैं जो हमारे सिलेबस में है। फॉर्मूलेस बनाने हैं हमें, डिफरेंट डिफरेंट रिंग के, सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। पता नहीं मिल नहीं रहा यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जुड़ता है, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या चीज़ होती है बताता हूँ मैं। जायरेशन या गायरेशन, मैंने कहा सर ये जो बॉडी है इसका मान लीजिए m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1, इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2, इसका होगा I3 और इसका होगा IN। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस पूरे सिस्टम का वो होगा I1 प्लस I2 डॉट 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 IN। I1 की वैल्यू होगी आपकी m1 r1 का स्क्वायर, I2 की जो वैल्यू होगी m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 IN की जो वैल्यू होगी mn rn का स्क्वायर। तो जोड़ने के बाद आपको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिला। यूनिट बता देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है मास का हो गया kg और इसका हो गया मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर यूनिट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। अगर मैं सारे मास को सोचो ये छोटे छोटे लड्डू हैं, सभी लड्डू को लेकर एक बड़ा लड्डू बना दूँ मैं, ठीक है। हमारा वो मोशन तो वही है, मतलब एक प्लेन वही है, बट एक बड़ा लड्डू बना के रख दिया मैंने, कैपिटल M। ये कैपिटल M क्या है, ये सभी मास का आपस में एडिशन है। और फिर मैंने इसको घुमाया ओमेगा से, उतने ओमेगा से ये भी घूम रहा है सेम टू सेम। और अब हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का, एक ही बॉडी है और अगर हमें सेम मिल जाए, अगर हमें सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस आपने निकाला सर ये वाला r वाला, इसको ऐसे k से प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहलाएगा, लिखिएगा इसका डेफिनेशन। द रेडियस ऑफ गायरेशन, द रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा कल छुट्टी है ना स्कूलों में, जा रहे हैं बच्चे,
कल नहीं है, परसों है। अच्छा, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated its moment of inertia अरुण फिर बायो की क्लास तो नहीं होगी आज? हाँ वही मैं सोच रहा था आपकी ना, नहीं तो अभी तक तो तुम चले गए होते। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस would be the same as with the actual distribution of mass। इतना बड़ा डिफिनेशन इसका है, किसका? रेडियस ऑफ गायरेशन का, जो मैंने अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी सरल भाषा में। अब मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, देखना। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन का मुझे फॉर्मूला डिज़ाइन करना है। देखो कैसे डिज़ाइन होगा, मैं बताता हूँ। दो सिचुएशन हुए सर, यह सिचुएशन नंबर 1, यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सारे मास बिखरे हुए हैं, यहाँ पर सभी मास को कंबाइन करके रख दिया। तो सिचुएशन 1 के हिसाब से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। अच्छा, मैं एज्यूम करता हूँ सारे मास बराबर हैं, तभी फॉर्मूला बन पाएगा, तभी आसान होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं ये भी मास m, ये भी मास m, ये भी मास m, ये भी मास m, सारे मास m, ऑल मास आर m। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr1 स्क्वायर mr2 स्क्वायर डॉट 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 mrn स्क्वायर। मैंने एज्यूम कर लिया कि m1 इज इक्वल टू m2 डॉट 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 mn, क्योंकि फिर फॉर्मूला बन नहीं पाएगा एक्चुअली। अच्छा सर, तो यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं सर, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। अब देखिए ऊपर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे n से डिवाइड कर दीजिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी समझ आ जाएगा। मैंने कहा सर n नंबर ऑफ मासेस हैं, एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 का मास, एक बच्चे का मास है 50 किलो का है, सबका मिला देंगे तो 50 इंटू 100 500 किलो मास हो जाएगा। ऐसे ही m इंटू n आपका टोटल मास आ जाएगा, कैपिटल M इज द टोटल मास, सबको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन n। ये सिचुएशन 1 के हिसाब से थी। सिचुएशन 2, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिचुएशन नंबर 2, जब एक मास हमने कंबाइन करके कैपिटल M लिखा था, ये कैपिटल M, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m के स्क्वायर। के यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इक्वल हो गई, अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया, क्या हो गया? अब होना ही पड़ेगा, तभी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा। तो m से m कट गया, तो आपको के स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन n। और k यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा। ये जो k है इसको ही बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन।
तो अब पिछले साल के उस पेपर बाल भारती के पेपर में रेडियस ऑफ गायरेशन का डिफिनेशन लिखने को आया था और ये छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए आया था। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है थोड़ा सा लोडेड टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए, तो उसके लिए मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज पूरी क्लास थ्योरेटिकल है, तो जितना मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक ऐसा लग रहा है बिल्कुल पढ़ के आपने आना नेक्स्ट क्लास में। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास थर्ड क्लास ऑफलाइन जब होगी तो या कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन, लेकिन कुछ सिलेबस हमें करना है। ठीक है, तो आप पढ़ के आओगे तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा, ये मैं आपको पक्की बात बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी पक्की बात है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अब बिल्कुल डरना नहीं है, रोटेशन इतना हाई तौबा मचाता है, इतना हाई तौबा है नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल और थ्योरी सब बन जाते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद सर कर वो दो। लास्ट वाला